अच्छा लगा है कि नहीं? और मिला के जी बढ़िया सर। बढ़िया करो हाँ मोड़ बेटा क्या स्ट्रीम्स इतनी मैटर नहीं करती है, सोच का डेवलप होना ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने की थी। फिर यार आईएएस में आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए यूपीएससी में? मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से था, तो मैंने वो ऑप्ट किया। और रही बात इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट्स की, तो मैं तो ऑप्ट नहीं कर सकता था, मेरे वाला तो ऑप्शन लिस्ट में भी नहीं था। पर दूसरे भी मुझे लगता है बच्चे ऑप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज उनका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा वास्ट है और थोड़ा कोहरेंस हो जाती है जीएस के साथ सिलेबस की। बाकी सब जो ह्यूमैनिटीज़ है तो लोग ज़्यादा वही ऑप्ट करते हैं, उतना मैटर करता नहीं है वो चीज़ें। जब आप मन बना लो तो फिर हो ही जाता है वो। अच्छा, जहाँ तक हमें पता है कि आपने 4th अटेम्प्ट में ये क्लियर किया है। जी जी। तो पिछली 2-3 अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुँचे थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा लगभग हाफ मार्क्स से प्रीलिम्स रह गया था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था। जी। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सीजेट फेल हो गया था, प्रीलिम्स ऑलमोस्ट क्वालिफाई हुआ था अच्छे नंबर से। और ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था जिसमें मैंने मतलब इंटरव्यू के बाद मेरा ये सिलेक्शन हुआ इसमें यूपीएससी में। और जो स्टेट सर्विसेज है उसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 में इंटरव्यू दिया था, मैं लिस्ट से बाहर हो गया इंटरव्यू देने के बाद। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा स्टेट सर्विसेज क्लियर हो गया। देखिए, जब भी इंसान कोई जैसे इतना बड़ा एग्ज़ाम दे रहा हो, ये स्वाभाविक है कि फेलियर होना एक प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फेलियर की होती है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट देते हैं, सभी पास नहीं होते। जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर कितना डिप्रेस होते होंगे, आप भी स्ट्रेस में रहते थे, आपके फादर साहब को हमने देखा है बड़े स्ट्रेस में रहते थे, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं इसे ये समझाऊँ कि वो फेलियर होता नहीं है एक्चुअली। मतलब वो ये दर्शाता है कि आपके पास उतना भी स्किल सेट नहीं है, अपनी नॉलेज नहीं है जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। जी। एक बड़ी अच्छी कहावत है, मतलब ओशो ने उस चीज़ को रेक्टिफाई किया, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं भगवान की तरफ देर है अंधेर नहीं। तो ओशो ने इसको बड़ी अच्छे तरीके से रिफ्रेश करके कहा कि ना तो देर है और ना ही अंधेर है, अंधेर तो है ही नहीं। जब हम किसी चीज़ के काबिल हो जाते हैं वो अपने आप ही मिल जाती है। हम उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारी जो तैयारी थी वो अप टू मार्क नहीं थी। जिस टाइम वो अप टू मार्क होगी हमारा सिलेक्शन हो गया। जी। तो वो आपकी काबिलियत है, जब आप उसको पूरी तरीके से डेवलप कर लो वो चीज़ अल्टीमेटली आपको मिल ही जाती है। तो वो फेलियर नहीं होता है, वो आप में ही कमी होती है कि आप उस चीज़ के लिए भी काबिल नहीं हो, तो उसे फेलियर नहीं बोला जाना चाहिए आई गेस। जी। अब जैसे कि आपने क्लियर कर लिया है, तो अब आपको कैसा लगता है जब कोई आपके घर में आता है, जैसे अभी हम सब मिलने आए थे आपसे, या कई अभी पीछे हमारे सांबा के एसएसपी साहब भी आपको सम्मानित कर रही थी, और भी बहुत सारे बड़े ऑफिसर ने भी आपको सम्मानित किया हो, तो कैसा लगता है इस वक्त, क्या फीलिंग आती है? नॉर्मल फीलिंग आती है, मतलब ऐसा ऐसा है क्या कि इतने इमोशंस नहीं आते, मतलब एक्सट्रीम खुशी और एक्सट्रीम दुख नहीं होता है, तो एक स्टेबलनेस रहती है इमोशंस में। ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। मतलब अब अगर मैंने कुछ ठीक किया है, मुझे लग रहा है तो लोग, मतलब बड़े सारे लोग मिलेंगे मेरे से, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर मैंने नहीं किया होता किसी और ने किया तो उसके साथ भी यही होता। तो इसमें मतलब कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश होने या दुखी होने वाली बात नहीं है, कुछ नेचुरल चीज़ है। मतलब ये जो होना था, मुझे लग रहा है अगर सिलेक्शन हो जाता तो इस पे मेरी मतलब कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होता है। जी। अभी जो आपकी तरह जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हार्डवर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शॉर्टकट कुछ नहीं होते, तो हार्डवर्क करते रहिए और अपने आप को रेक्टिफाई करते रहिए। मतलब हार्डवर्क करना है, बट उसको देखना भी है, इंट्रोस्पेक्शन भी करना है कि आप गलत कहाँ जा रहे हो। और जब अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करते जाओ, हार्डवर्क करते जाओ, तो सक्सेस मिल ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ में। तो आप संजीव कुमार जी से भी मिल रहे थे, शर्मा साहब से, तो उन्होंने कहा कि फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो उसमें फेलियर नहीं है, आप कोई ना कोई चीज़ गेन ही करते हो। जब आपकी तैयारी इतनी मुकम्मल होगी कि जिससे आप उस चीज़ को क्लियर कर जाओ। कहते हैं कि एडिसन ने भी 1000 से एक कम फिलामेंट ट्राई किए थे तो भी बल्ब जल पाया था।
तो बड़ा ही इन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है। तो हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके फादर साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यूथ फॉर सोसाइटी की तरफ से और टीम जम्मू और एक हमारे साथ से बैठे हैं डोगरा साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ पे आए हैं। ये हमारे सारे टीम मेंबर हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे सांबा के ही रहने वाले शान मलागना के संजीव कुमार शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि इन्होंने ये UPSC का पेपर क्लियर किया है और उसके अलावा JKPSC में भी इन्होंने टॉप रैंक हासिल किया है। तो बच्चों को कुछ इनसे शिक्षा मिल सके कि किस तरीके से यूथ इनसे प्रभावित हो सके। हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे कि कैसे इन्होंने ये स्ट्रीम चुना, क्या इंस्पिरेशन थी, शुरू में क्या कठिनाइयाँ आई और जब इन्होंने क्लियर किया तो अब इनको कैसा लगता है। तो संजीव कुमार जी, आपका बड़ा धन्यवाद है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब 11th-12th में कोई पढ़ता है, जैसे मेरे बच्चे ही पढ़ रहे हैं, इनके ही पढ़ रहे हैं, तकरीबन सभी के बच्चे अभी इस जगह पहुँच चुके हैं। उस वक्त बच्चों को समझ नहीं होती है कि अभी क्या करना है। जो माँ बाप सब्जेक्ट लेके दे देते हैं वो उसी पे चलते हैं। तो ऐसे ही आपने भी सब्जेक्ट लिए होंगे उस वक्त, तो आपका क्या रहा? आप 11th-12th करके आपने क्या चीज़ हासिल की उस वक्त, क्या परेशानी लगी? 11th-12th करने के बाद मेरा साइंस था, तो मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। तो मैंने ड्रॉप भी किया था एग्जाम उसके बाद कि मैं आगे जाऊँगा, बट वो नहीं हुआ था। तो उस वक्त मेरा स्टेट सर्विसेज का वो होता है, स्टेट का भी इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, तो वो क्लियर हो गया। मैंने यहीं से इंजीनियरिंग की, तो वो भी एक अपनी तरह बहुत रैशनल चॉइस थी। 11th-12th का जो समय होता है, मुझे लगता है बच्चे को उसी स्ट्रीम में जाना चाहिए जो उसे सही लगे, बिकॉज उसी से उसकी जो एक रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है, जैसे उसकी ओरिएंटेशन होती है। तो जो जॉब मार्केट है, जब मतलब ग्रेजुएट होता है उसके बाद वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। मैं आपको एक बात करूँ, जैसे हमारे रघुराम राजन जी जो गवर्नर हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उन्होंने इकोनॉमी में भी पढ़ा भी रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में, जहाँ याद है। तो जब तक इंसान जो करना चाह रहा है उसे करने देना चाहिए और समझ। हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं, वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एरोकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 907058 84444, 90703 14444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।